नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि प्रारंभिक मनुष्य जो था उसने कैसे-कैसे कौन-कौन से हथियार बनाए। पुरातत्व क्या कहलाता है, पुरातत्व वेत्ता क्या कहलाता है, पुरातत्व वेत्ता कैसे काम करते हैं, इन सब बातों को हमने पिछले अध्याय में देखा था। आज हम कक्षा 6 का इतिहास का दूसरा पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक मनुष्य भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिपि कैसे विकसित हुई, प्रारंभिक मानव जो पाषाण युग का था अब वह कौन से युग में आता है, सभ्यताएं कैसे आई, मिस्र की सभ्यता कौन सी सभ्यता है, भारत में कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी। इन सब बातों को हम इस अध्याय में विस्तार रूप से मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। धीरे धीरे विकास होता गया प्रारंभिक मानव का। जब वो पाषाण कालीन युग में था तो पाषाण के हथियार प्रमुखता से पाए जाते थे। अब धीरे धीरे धातुओं की खोज होने लगी। अब पत्थर के बाद तांबे की खोज हुई। तांबे को संस्कृत में ताम्र कहते हैं। तांबे के हथियार औजार बनने लगे, उनका उपयोग होने लगा। उसके बाद पीतल की खोज हुई। पीतल के हथियार उपयोग में औजार बनने लगे, उनका उपयोग होने लगा। इसके बाद कांसे का नंबर आया। कांसे की शुरुआत हुई। कांसे की उपयोगिता लोगों को समझ में आने लगी। जब लोगों के पास इन धातुओं को इस्तेमाल करने की तकनीक आई तो वैज्ञानिकों ने इस काल को ताम्र युग या कांस्य युग का नाम दे दिया। कांस्य युग का आरंभ मेसोपोटामिया के दजला, जिसे टिग्रिस कहते हैं, और फरात, जिसे यूफ्रेटस कहते हैं, इन दोनों नदियों के बीच क्षेत्र में हुआ। ये जो दोनों नदियां का क्षेत्र है ये वर्तमान में इराक, सीरिया, तुर्की का इलाका माना जाता है। चूंकि यहाँ पर पत्थर नहीं मिलता था, तांबा प्रचुर मात्रा में मौजूद था, इसलिए लोगों ने तांबे का उपयोग अधिक किया। तांबे के संबंध में और उनकी सोच विकसित होती गई। इसके माध्यम से और उन्होंने कांसा खोज निकाला। कांसा कैसे बनता है, तो तांबे में जस्ते को मिलाने से कांसा बनता है। इस प्रकार कांसे की खोज की गई। अब जो प्रारंभिक मानव थे, जो हमने पिछले पाठ में पढ़े थे, उससे बहुत ज्यादा उन्नत हो गए थे इस काल तक। तो अब उन्होंने क्या क्या उन्नति की उसके हम बिंदुवार मुख्य बिंदुओं के रूप में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तांबे से अयस्क निकालने की विधि प्रारंभिक जो मनुष्य थे, जो अभी के ताम्र युगीन या कांस्य युगीन मनुष्य कहे जाते थे, उन्होंने तांबे से अयस्क निकालने की विधि सीख ली। अब जो तांबे को पिघलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों की आवश्यकता होती है, वो भट्टियां बनानी सीख ली। कांसे का निर्माण करना सीख लिया। अब धातु के औजार तैयार करने सीख लिए। इससे क्या हुआ कि खेती में भी सरलता आई और ये जो औजार थे वो दीर्घ काल तक चलने भी वाले थे, इसलिए जनजीवन बहुत सरल हो गया। इसके बाद जब मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था तो वो एक जगह बसने लगे। इससे नगरों से शहरों का निर्माण हो गया। तो इस काल में मुख्य रूप से जौ और धान की खेती करनी प्रारंभ हो गई थी। इससे मानव सभ्यता पनपने लगी। पहिए का आविष्कार मानव का सबसे उत्तम आविष्कार माना गया है, क्योंकि पहिए के माध्यम से आवागमन की सुविधा बहुत ज्यादा हद तक सुधर गई थी। एक चीजों को यहाँ से वहां आसानी से ले जाया जा सकता था। इस प्रकार पहिए का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट था इस काल का आविष्कार। इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का निर्माण हो चुका था, आविष्कार हो चुका था। कुछ बस्तियां बहुत अधिक विकसित हो गई थी और बहुत अधिक बड़ी हो गई थी, इसलिए उनको शहर का नाम दे दिया गया। शहरों में राजकाज शुरू हो गया। राजकाज शुरू होने के बाद राज्य का जो हिसाब किताब रहता है वो रखने की जरूरत पड़ी, तो राज्य का हिसाब किताब चिन्हों के माध्यम से रखा गया। वहां चिन्ह बनाए गए कि स्पेशल चीज के लिए स्पेशल चिन्ह बनाए गए। इसके बाद लिपि का विकास हुआ। लिपि के विकास होने के बाद लिपि का प्रयोग होने लगा, तो धीरे धीरे फिर लिखने योग्य जो भाषा होती है, लिखाई जो होती है, उसका भी प्रयोग लोग बाग करने लगे। अब इसी के बाद सुमेर नाम की एक सभ्यता पनपी। ये दक्षिण मेसोपोटामिया में ये सभ्यता पनपी। सुमेर का अर्थ होता है सभ्य सामंतों की भूमि। अब ये जो सभ्य सामंत जो अपने आप को सुमेर कहते थे, ये ऐसा मानते थे कि मात्र हम ही सभ्य हैं, बाकी पूरी दुनिया असभ्य है। अब नदी के किनारे जो दलदली भूमि थी वहां पर खेती होनी प्रारंभ हो गई। इससे खेती में भी विकास हुआ और भूमि का भी उपयोग हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं लिपि की। लिपि जो हमने इसके पहले सुना कि लिपि का विकास हुआ, तो लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ और कब हुआ, तो लगभग 3000 साल पहले लिपि का विकास हुआ। जैसे जब मानव का जन्म हुआ पृथ्वी पर, मानव जब पृथ्वी पर आया तब हम उसे आदि मानव की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उस समय का मानव एकदम अव्यवस्थित रूप में पृथ्वी पर आचरण करता था, विचरण करता था, पृथ्वी पर रहता था। उसका कोई नियम कायदा नहीं था। जहां उसे खाना मिलता था वहां वह चला जाता था, जो मिलता उसे खा लेता। इसी प्रकार
बिना नियम कायदे की ये लिपि 3000 वर्ष पूर्व पहले विकसित हुई, इसलिए इसे आदिम लिपि कहा गया। बाद में धीरे धीरे 1000 साल तक इसमें विकास हुआ और 1000 साल के बाद जब ये मुख्य रूप से प्रयोग में आने लगी तो ये एक सुव्यवस्थित लिपि बन गई। जब ये लिपि का उदय हुआ था तब मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। पहले सुमेर लोग गीली मिट्टी पर चित्र बनाकर अपने रिकॉर्ड में रखते थे। बाद में जब उनमें उनकी सोच और विकसित हुई तो जो मुख्य मुख्य रिकॉर्ड्स रहते थे व्यापार आदि के, तो उन्हें गीली मिट्टी पर पहले बनाया जाता था, फिर उसको आग में पकाकर उसको दीर्घ काल के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। धीरे धीरे लिखित भाषा का उदय हुआ और यहाँ पे लिखित भाषा का उदय हुआ पाठ में एक कहानी भी मिलती है, एक वीर की कहानी मिलती है जो कि इसी सुमेर सभ्यता का माना जाता है, जिसका नाम गिलगेमिश है, जो कि पुस्तक से ही पठनीय है। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अथवा सिंधु घाटी सभ्यता पनपी। अब इसमें 3 नाम आते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी, लेकिन सभ्यता सिर्फ एक ही है, या तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का हो या सिंधु घाटी सभ्यता का हो। इसका एक कारण है, 1922 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर दक्षिण एशिया की सभ्यता का पता चला। इससे 400 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में ये पूरा भरा शहर, उसके अवशेष, एकदम व्यवस्थित शहर था, उसके अवशेष पूरे के पूरे प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता। जब हड़प्पा में सभ्यता का पता चला तो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, जब मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता चला तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता इसका नाम पड़ गया। इतिहास में नाम बहुत कम बदले जाते हैं, इसलिए इसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से ही इसको जाना जाता है। या तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता बोल लो या सिंधु घाटी सभ्यता कहो, दोनों बात एक ही है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में आता है। सिंधी में इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला। चूंकि एक व्यवस्थित नगर था, जैसे आज के ज़माने में मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सिटीज जो होती हैं, वैसे ही ये अपने ज़माने का बहुत ज़्यादा विकसित नगर था। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग बने हुए थे, व्यापार के लिए अलग मार्ग बने हुए थे, और लोगों का रहन सहन जो था बहुत अच्छा माना जाता था। घरों के बाहर गंदगी को और जल को निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी, जल के संग्रहण के केंद्र होते थे, अनाज भंडार केंद्र होते थे, सड़क की दोनों ओर लोगों के घर होते थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। इससे पता चलता है, और व्यापार बहुत अधिक होता था, इससे पता चलता था कि ये बहुत व्यवस्थित नगर था उस जमाने का। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे प्रमुख विशेषता यदि इसकी माने तो प्रत्येक घर में स्नान घर होता था और प्रत्येक घर में शौचालय भी होता था। करीब 7 बार की नदी की बाढ़ में ये शहर हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। जब जब भी इसमें बाढ़ आती तो वो अपने साथ मिट्टी को लाती। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मिट्टी जहाँ बहुत ज़्यादा परतों में जमा हो जाती है उसे मगरी कहते हैं। जब बाढ़ आती थी तो मगरी बन जाती थी, मतलब कि मिट्टी का एक टीला बन जाता था। अब लोग बाग फिर से जो विस्थापित हो गए थे वो फिर से इन पर ही अपने घर मकान बनाना चालू कर देते थे। ऐसे करीब 7 बार की नदी की बाढ़ में ये शहर हमेशा के लिए डूब गया। इसके बाद समझते हैं कि इसमें व्यवस्थित नगर होने के कारण इसमें अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। शहर के पश्चिमी भाग में एक ऊंचा भाग था नगर का, जो कि चारों ओर से दुर्गमय था। दुर्ग इसकी रक्षा करते थे। कहा जाता है कि ये अमीर सामंतों का यहाँ निवास होता था, अथवा अनाज के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर थे, अथवा राज व्यवस्था चल गई थी तो राजा का निवास यहाँ पर होता था। जो निचला हिस्सा था दक्षिणी भाग में, वो गरीबों के लिए और जनसाधारण के लिए बना हुआ था। 3100 साल पूर्व इसके जो शहर थे मोहनजोदड़ो सभ्यता के, वो सभी शहर ध्वस्त हो गए। इसके बाद राजस्थान में प्रमुख कुछ स्थान हैं जहां पुरातत्व विज्ञानी ने स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया तो उन्हें प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए। आप चाहें, ये सारे नगर जो हैं 19 नगरों की लिस्ट किताब में दी हुई है, वो आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं समाज की। उस समय का समाज कैसा था, क्या खाता था, कैसे रहता था। तो समाज की बात करें तो समाज का जो ज्ञान हमें जानकारी मिलती है वो पूरे के पूरे अवशेषों के माध्यम से ही मिलती है। अवशेष मतलब वहाँ के सिक्के, उस समय की इमारतें, उस समय के बर्तन, अभिलेख, इन सब के माध्यम से ही हमें उस समाज की जानकारी प्राप्त होती है। समाज जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। शाकाहार में कंदमूल, फल वगैरह लोग खाते थे, अंडे वगैरह भी खाते थे, इसलिए मांसाहारी लोग भी साथ में रहते थे। मुख्य आहार जो था लोगों का वह गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मुख्य आहार माना जाता था। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रमुख सभ्यता जो कि मिस्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ये मिस्र सभ्यता क्या चीज़ है?
पश्चिमी एशिया में जो नील नदी है, वहां पर उस नील नदी की घाटी में यह सभ्यता पनपी। हर साल इसमें बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ बनी भूमि, तो वहां कृषि विकसित हुई। कृषि विकसित हुई तो वहां का विकास हुआ। अब यहाँ मिस्र में जो राजा होते थे उनको फराओ संज्ञा दी जाती थी। ये राजा इतने शक्ति संपन्न होते थे कि इनके बड़े बड़े इनके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े, आज जो पिरामिड हम देखते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां देखते हैं, बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, इसके माध्यम से हम ये कल्पना कर सकते हैं कि राजा कितने अधिक शक्तिशाली होते होंगे। अब बात करते हैं पाठ के अंतिम प्रकरण की। इसका नाम है रोसेटा पत्थर। इसे इंग्लिश में रोसेटा स्टोन कहते हैं और हिंदी में राशिद शहर का शिलालेख इसको कहा जाता है। अब ये पत्थर क्या चीज थी? पत्थर मतलब एक शिलालेख है, उसे पत्थर कहा गया। और फ्रांसीसी सैनिक के द्वारा ये यही राशिद शहर की जो किला था उसकी दीवार में ये सन 1799 में खोजा गया था। राशिद शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। इसमें 3 प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है संदेश पहुंचाने के लिए। सबसे पहले प्राचीन मिस्र में यूज होने वाली चित्र लिपि, फिर उसके बाद दूसरी लिपि आती है डेमोटिक लिपि, और तीसरी लिपि आती है प्राचीन यूनानी लिपि। प्राचीन यूनानी लिपि एक ऐसी लिपि है जो मात्र पढ़ी गई है। इसके अलावा ऊपर की दोनों लिपियों का कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया है। इसके तीसरी जो लिपि है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऊपर की 2 लिपियों में, यही तीसरी लिपि में जो संदेश लिखा हुआ है वही उपरोक्त दोनों लिपियों में लिखा होना चाहिए। इस प्रकार हमने समझा कि लोगों ने किस प्रकार से तरक्की की, अपनी सोच कैसे विकसित की, नए नए आविष्कार किए, नई नई सभ्यताएं पनपी, कृषि पनपी, मानव सभ्यता पनपी। इस प्रकार हमने प्राचीन मानव जो था उसका भाग 2 संपूर्ण ज्ञान जितना इतिहास में मिलता है उसके माध्यम से हमने किया। आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद कालीन भारत, कैसे कैसे जनपद बने, जनपदों के ऊपर महाजनपद बने, कैसे जनपदों का राज्य शासन होता था, मौर्य साम्राज्य क्या था। इन सब की जानकारी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इसलिए अब बने रहिए चैनल के